हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 24 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम एडिटोरियल और आइडिया पेज से देखने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज बैन इज अ बैड आइडिया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक प्लान बनाया जा रहा है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपनली नहीं कहा है, पर पता पड़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लान किया जा रहा है कि हुर्रियत जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसको टोटली बैन किया जाए UAPA एक्ट के तहत। थोड़े से जानेंगे इसमें क्या ओपिनियन है, व्यूज़ एक तरीके से एडिटर के। ठीक है, दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इन पोस्ट पैंडेमिक क्लासरूम। एजुकेशन सिस्टम में हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि एक इंक्लूसिव, एक ओपन माइंडेडनेस में स्टूडेंट्स लर्न कर सकें। तीसरा आर्टिकल है मोर स्क्रूटनी लेस स्पीड। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं हमारे कंट्री में, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है और अभी क्या हो रहा है दोनों चीज़ों में। मशीन लॉ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक इन्वेंटर के तौर पे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। ज़रूरत है तो एक इंटरनेशनल पेटेंट लॉ की, जिसके चलते मान लो कि किसी एक इंडिविजुअल ने कोई मशीन बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे और उस मशीन ने कुछ नया बना दिया, तो ऐसे में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही कुछ इन्वेंट किया ना, तो ऐसे में इसके लिए पेटेंट मिले कि हाँ जी ये प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बना है, तो ये पेटेंट इनके लिए अलोकेट किया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने देखो शुरुआत कर दी है, पर अब ज़रूरत है तो इंटरनेशनल लॉ की। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे ऑन काबुल दिल्ली मस्ट वेट। इस आर्टिकल को डिटेल में जानेंगे हम, जिसमें क्या करना चाहिए अब इंडिया को काबुल के मुद्दे पर, क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। फिर लास्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी इज मिसिंग मिडिल। ये मिडिल क्या है इसके बारे में जानेंगे, कैसे हम डेमोक्रेसी को और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं जानेंगे। एक आर्टिकल है देखो, इसमें यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है। हरदीप एस पुरी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, तो यूपीए में बोलो बहुत सारे करप्शंस हुए थे और स्कैम्स निकल के आए थे, और हमारी जो अभी सरकार चल रही है उसमें बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो इस आर्टिकल को आप खुद से देखोगे, क्योंकि इसमें मेन ज़्यादा तो स्कीम्स के बारे में बताया हुआ है। तो स्कीम्स की एक बार डिटेल आप ज़रूर पढ़ लोगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी आपसे पूछा जाएगी करंट गवर्नमेंट के क्या अचीवमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स चल रही है कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा आर्टिकल है। तो एक बार आप ये खुद से देखोगे, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखते हैं डिटेल में बचे हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको। फर्स्ट आर्टिकल ऑन काबुल दिल्ली मस्ट वेट। देखो इस आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। अभी हम देखते हैं कि काबुल का एयरपोर्ट, हामिद करजई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर जो ट्रेजिक केओस देखने को मिला था कि लोग प्लेन के लटक रहे थे कि कैसे भी करके हमें यहाँ से निकाल दो, नहीं तालिबान वाले हमें मार देंगे। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पर पूरी इस आर्टिकल में अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम ध्यान देंगे वो ये कि नया जो पॉलिटिकल ऑर्डर अफगानिस्तान के अंदर बनेगा उसमें क्या इक्वेशंस इमर्ज होके आ रही हैं। दूसरा, जो नया पॉलिटिकल ऑर्डर अफगानिस्तान में बनेगा उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसा मिलेगा, जिसमें तालिबान लीड करेगा सरकार को। तो एक तो अफगानिस्तान के विद इन और एक हो गया इंटरनेशनल। ये दो पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो अभी जो करंट सिचुएशन है जिसमें आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि पाकिस्तान ने ओवरथ्रो कर दिया USA बैक जो काबुल के अंदर सिस्टम तैयार किया था। मतलब वहाँ की जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उसको हटाने में पाकिस्तान बैक्ड तालिबान सक्सेसफुल रहा है, और इसी का नुकसान दिल्ली को भी उठाना पड़ा और हम वहाँ से स्टेप बैक कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि रावलपिंडी एक तरीके से मॉरली तो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को फील कर रहा होगा कि तालिबान की डोमिनेंस है, बोलो वो पाकिस्तान की डोमिनेंस ही है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक तो पाकिस्तान के बैक्ड ऑर्डर तालिबान को, और दूसरा इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दिलाने में पाकिस्तान का क्या रोल रह सकता है और क्या मुश्किलें और देखनी पड़ेगी अभी तालिबान और पाकिस्तान दोनों को मिलके। तो उन दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। पाकिस्तान का खुद का एक्सपीरियंस अगर देखें तो वो कोई सक्सेसफुल तो रहा नहीं अभी तक भी एक कंट्री के तौर पे। तो दूसरी तरफ रावलपिंडी अपनी तरफ से यहाँ पर अफगानिस्तान में जो कुछ भी अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको लेकर के बड़ा खुश भी हो रहा है कि ये हमारी विक्ट्री है। देखो 1989 का टाइम था जो हम पहले बात कर चुके हैं, सोवियत यूनियंस को भगाया गया था, जिसमें जो मेन लीडर हुआ करता था वहाँ पर, जैसे ही सोवियत यूनियन ट्रूप्स विड्रॉ कर गए थे ना 1989 में, ओके, तो उसके बाद में अफगानिस्तान में लीडर जो था उसका नाम था नजीबुल्ला, और नजीबुल्ला ने 3 या 4 साल तक रूल किया। इतने में फिर मुजाहिदीन जो आज तालिबान बन के बैठे हैं उनको
पाकिस्तान और यूएसए ने दोनों ने मिलकर के भड़काया। वैसे तो भड़काने का मुजाहिदीनों का काम क्या था आपको पता है, यूएसए के ट्रूप्स को भगाना और यूएसएसआर के ट्रूप्स को भगाना। पर यूएसएसआर तो चला गया, अब पावर आ गई नजीबुल्लाह के हाथ में, तो यूएसए का इंटरेस्ट हो गया खत्म। अब ये मुजाहिदीनों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तान के। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अफगानिस्तान के ऊपर क्यों ना हमारे लोग ही बैठ जाएं, ठीक है, हमारी पकड़ ही बने, और इन मुजाहिदीनों को ही हमने तालिबान बोल दिया और तालिबान ने नजीबुल्लाह को भी उखाड़ के फेंक दिया। तो ऐसे में 1996 में आपको पता ही है कि तालिबान की पकड़ बन जाती है और पाकिस्तान उस टाइम पे भी वाकई में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा हाइट्स पे था, ठीक है, कि एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान अपनी जो मनमानी चीज़ें थी वो कर रहा था और दूसरी तरफ तालिबान भी अपनी तरफ से पकड़ बना चुका था। पर ये बात ठीक है कि ये जो जियोपॉलिटिकल गेन पाकिस्तान ने अचीव किया था ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला और 5 साल के अंदर अंदर, मतलब हाफ डिकेड के अंदर अंदर ही अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। वजह क्योंकि अफगानिस्तान बेस्ड जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसी के सपोर्ट के बेसिस पे अलकायदा वहाँ पर फ्लॉरिश हो रहा था और उस अलकायदा ने फिर 9/11 टेरर अटैक यूएसए में कंडक्ट किया ही था। तब जाकर के वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया था और वॉर ऑन टेरर जब आ जाता है और उसमें यूएसए अपनी तरफ से आगे बढ़ता है, तो आपको पता है जब नेटो ट्रीटी की हम बात करते हैं तो नेटो में क्या बोला जाता है कि अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है ना, नेटो ट्रीटी में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से, तो ऐसा माना जाएगा कि सभी नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ है। तो यूएसए की मिलिट्री भी अफगानिस्तान में एंटर हो गई और नेटो के जो मेंबर्स थे उनकी मिलिट्री भी अफगानिस्तान में एंटर हो गई और पिछले 20 साल से लगातार आप देख सकते हो कि रूल जो है वो वेस्टर्न जो सिस्टम है उसके हिसाब से चल रहा था। तो जिस तरीके से 2000 अभी अशरफ गनी की सरकार एकदम से गायब हुई है ना, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, उसी तरीके से तालिबान की सरकार भी उसी टाइम पे मेल्टडाउन हो गई थी। तो देखो पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस तो हैं, पर वही चीज़ है कि पिछले 2 दशकों के अंदर तालिबान को स्ट्रांग बनाने में पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। तभी तो आप देखो ना कि अचानक से तालिबान टेक ओवर करता है और आप इंटरनेशनल एक ऑर्बिटर की तरह काम कर रहा है, क्रूशियल ऑर्बिटर की तरह काम भी कर रहा है पाकिस्तान, कि जहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी हो और दूसरी तरफ तालिबान हो, दोनों के बीच में बोले बातचीत कौन कराएगा, तो बोले एक ही बंदा है, वो है पाकिस्तान। तो आप देख सकते हो पिछले 2 दशकों के अंदर क्या किया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2 अनफिनिश्ड टास्क हैं अभी भी अफगानिस्तान में, जो अभी तालिबान भी फेस करेगा और उसमें पहले की सरकार ने भी फेस कर लिया है। वो ये एक तो कि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट बने और साथ में इंटरनेशनल लेजिटिमेसी बने। अब आप देखो कि अशरफ गनी जैसे ही काबुल से भागता है, अपनी जान बचा करके वहाँ से निकल जाता है, ये कह के कि भाई ब्लड शेड नहीं चाहता था मैं, कैसे भी कोई भी खून खराबा ना हो, उसको बचाने के लिए मैंने अपनी सीट छोड़ दी और मैं अफगानिस्तान से निकल गया। तो अब काबुल में अफगानिस्तान की जो सरकार थी, अब पहले जो थी अशरफ गनी की गवर्नमेंट, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट तो रही नहीं है। तो अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो भी वहाँ पर स्टेट क्रिएट होगा तालिबान लेड, तो उसमें देखो मुद्दा ये आता है पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा, तो क्योंकि डोमेस्टिक इशू में देखो ना तो तालिबान में कोई एक ग्रुप तो है नहीं, वहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब बात आएगी ना सरकार कौन बनाएगा, तो वहाँ पर मुद्दा अटकेगा कहाँ पर, पावर शेयरिंग में। और पावर शेयरिंग में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसके हाथ में कितनी पावर रहने वाली है। तो एक तो वहाँ पर जो डोमेस्टिक इश्यूज है ना उन पर ही एक कह सकते हैं ना कंसेंसस बनना बहुत मुश्किल रहेगी। चाहे तालिबान ने जीत लिया वो बात ठीक है, पर एक सरकार बनाने की कोशिश करेगा ना तालिबान जैसा अभी कर रहा है, तो उसमें अभी तक कोई भी आउटकम, कोई भी इनको सक्सेस या ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है कि क्या सरकार का एक सिनेरियो होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये तो तालिबान के अंदर अंदर के ही कलेश हैं। दूसरी तरफ आप देखो कि नॉन तालिबान जो भी स्टैब्लिशमेंट है, जैसे कि तालिबान ने अभी किस किस से मीटिंग की है, अशरफ गनी तो निकल गए, पर दूसरी तरफ हामिद करजई जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान थे, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, उनके साथ में, और बाकी जो दूसरे एमपीज़ हैं उनके साथ में जो रह चुके हैं वहाँ पर, उनके साथ में भी एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो अभी तक कोई भी बातचीत का कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। तो डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं अभी इनके पास में, कि क्योंकि तालिबान भी क्या चाह रहा है कि कैसे भी करके हम वहाँ पर पकड़ बनाए और लेजिटिमेसी ऐसी रहे, क्योंकि टाइम बदल चुका है। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को एक टेररिस्ट या फिर आप कह सकते हो वायलेंट आउटफिट की तरह देखती हैं, कि ऐसा ग्रुप जो कि वायलेंस बढ़ाएगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि 1996 के टाइम पे तो यूएसए ने सपोर्ट किया था ना, यूएसएसआर को भगाने के लिए मुजाहिदीनों को सपोर्ट किया था। तो ऐसे में यूएसए ने जिस तरीके से दिखाया उसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने देखा।
पर आज तो वेस्टर्न कंट्रीज भी तो डाउट कर रही है ना तालिबान पे कि भाई ये कैसा रूल करेंगे, पता नहीं है। अभी एक न्यूज़ भी है, जो बाइडन के ऊपर प्रेशर है कि जो विड्रॉअल है उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, पर तालिबान ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई आप अगर ये डेडलाइन आपने 31 अगस्त दी है तब तक आप अपने ट्रूप्स को नहीं निकाल के लेके जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। तो वो एक टेंशन और शुरू हो गई है। तो तालिबान और साथ में अफगानिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज है उनको सेटल करके और वहीं पर एक सरकार बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट बोलने में तो बड़ा आसान है कि हाँ सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है ना तो वहाँ पर फिर अलग अलग इश्यूज के ऊपर अलग अलग ग्रुप अपनी अपनी बात रखते हैं और वहाँ पर कन्वर्जेंस मुश्किल हो जाती है। तब वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो आइडिया है ना वो प्रैक्टिकल फॉर्मेशन में आने में फेल हो जाता है। ठीक है, तो एक मुद्दा तो क्या हो गया कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बात आ जाती है कि तालिबान लीड करके सरकार बना भी लेता है तो उसको अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी, क्या उसको लेजिटिमेसी मिल पाएगी, क्योंकि इंटरनल इश्यूज पे तो फेल है। अब आप बात कर लो इंटरनेशनल इश्यूज की। इंटरनेशनल अगर डायमेंशन में बात करो ना तो अफगानिस्तान की करंट क्राइसिस को लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी में तालिबान पे पहले ही दबाव बना रखा है। वो ये कि आप अपने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करोगे, वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे और साथ में जो इंटरनेशनल टेररिज्म उसको सपोर्ट नहीं करोगे। और ये जो गोल्डन क्रिसेंट है जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो ओपीएम की खेती होती है, अफीम की, बोले उसके प्रोडक्शन को आप बैन करोगे। ये सारी कंडीशंस वेस्टर्न कंट्रीज ने पहले ही रख दी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहले ही रख रखी है। तो ये जो प्रेशर है ना ये तालिबान को एक्चुअल में दबाव में लाके रखा हुआ है। दैट मीन्स कि तालिबान जो है ना, अभी तक का तो रिकॉर्ड देखो कि तालिबान ने बोला कुछ और है, किया कुछ और ही है। तो उनमें कथनी और करनी में जो फ़र्क दिखता है ना, उसके चलते तालिबान को अब अपनी लेजिटिमेसी गेन करना इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि 1996 में जब तालिबान आया था तब आपको पता है यूएई और सऊदी अरब दो ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने बड़ी जल्दी एक्सेप्टेंस की थी कि हाँ तालिबान बहुत सही है। ठीक है, पर अब की बार तो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो यहाँ पर अपनी लीड दिखा रहा हो, छोड़ के चाइना और पाकिस्तान को। ठीक है, रोल में ही नहीं है, फ्रेम में ही नहीं आ रहा है तालिबान के साथ एंगेजमेंट में। रशिया भी आ रहा है पर वो दूर से कर रहा है, ऐसे नहीं कि हाँ बिल्कुल एंड कह सकता है ना कि 100% अपनी प्रेजेंस दे रहा हो। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना ये बात बिल्कुल कह रही है कि कैसे भी करके आप अपनी तरीके से काम करो। ठीक है, आप अपने देशों को चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तालिबान के साथ में देखा जाए तो अभी सिर्फ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना भी है। तो पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान का तो आपको पता ही, हम कितनी बार डिस्कशन कर चुके हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के तौर पे अभी आगे आना चाह रहा है। किस के साथ में? टर्की और मलेशिया के साथ में। तो मलेशिया में तो देखो अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल है, अभी नई सरकार बनी है, पर जो टर्की है ना वो पाकिस्तान के थ्रू सपोर्ट करना चाहेगा पूरा तालिबान को। रशिया है वो भी देखो पार्टनरशिप तो देना चाहेगा, पर हाँ इसका मतलब ये नहीं कि 100% वहाँ पे दे पाएगा। तो ये कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है जो रिकॉग्नाइज कर रहा है किसको, तालिबान को, या फिर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट सवाल ये आ जाता है कि जो ह्यूमन राइट्स की सिस्टम आ जाते हैं या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो दूसरा ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना वो कितना सपोर्ट करते हैं। क्योंकि चाइना अकेला इन सभी कंट्रीज़ में जो भी सपोर्ट देने वाले हैं ना तालिबान को, उनमें से अकेला थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है। बाकी तो रशिया है वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर नहीं कह सकते रशिया को। ठीक है, पाकिस्तान तो खुद बिल्कुल ही बैंकरप्ट है, एकदम बिल्कुल ही बर्बाद देश है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो टर्की में खुद में अभी पेंडेमिक की वजह से बहुत परेशानियाँ हो रही हैं और वहाँ पर जो इस्लामिक सिस्टम है उसके नाम के ऊपर जो भी रिफॉर्म्स या जो चीज़ें भी की जा रही है रेसिप तैयब अर्दोगान के द्वारा, वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उन चीज़ों में टर्की भी अपने खुद के डोमेस्टिक इश्यूज़ में उलझा पड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ेगी अफ़गानिस्तान को, वो रहेगी इकोनॉमिक असिस्टेंस की। अभी तक तो क्या था कि यूएसए की तरफ से लगभग $10 बिलियन की असिस्टेंस मिलती रहती थी और यूएसए ने अब उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। साथ में जो वेस्टर्न बैंक्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, उन्होंने भी अब वेस्टर्न बैंक का मतलब है जो भी बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं जिनके थ्रू अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान में पैसा भेजते हैं, ठीक है, रेमिटेंस जो भेजते हैं, उसको भी बैन कर रखा है। तो सिचुएशन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बुरी हो चुकी है, जो कि शायद अनबियरेबल बन चुकी है। अब देखो पैसे की भी कमी है, अब सपोर्ट देने के लिए आगे कोई खुले में आ रहा है तो केवल पाकिस्तान आ रहा है। और रही सही में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी वहाँ पर बढ़ चुका है,
तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, तालिबान के लिए सरदर्दी हो रही है। और जब तक ये ह्यूमन राइट्स का जो प्रॉब्लम है, अफीम की जो इशू है, इनको नहीं टैकल किया जाएगा, तब तक कोई भी कंट्री अफगानिस्तान को इतना, अफगानिस्तान की नई सरकार को, तालिबान लेड जो गवर्नमेंट होगी, उसको रिकॉग्नाइज करे, ये कोई कह नहीं सकता। ठीक है, देखो तालिबान को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को दशकों बीत चुके हैं। ठीक है, अब तालिबान को खुद को अपने कंधों पर अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ठीक है, वैसे तो रावलपिंडी हमेशा वर्ल्ड को यही कहता है कि अभी क्या कह रहा है कि तालिबान बदल चुका है और वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कुछ भी काम ऐसा नहीं करेगा जिसकी वजह से कि परेशानी आए। बट रियलिटी क्या है कि अभी भी कोई डाउट, अभी भी मैं वही बात है, कथनी और करनी में डाउट है जी, सीधी सी बात है। और ये एक हाई रिस्क गैम्बल हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो आपने अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, पाकिस्तान की तरफ से बात हो रही है, अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ के आपने फेंक दिया, चलो ठीक है, पर आपने तालिबान को इंट्रोड्यूस किया है, तो तालिबान भी तो ये कह रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान के पपेट नहीं हैं, तो ये भी तो चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत बार रिस्क ली है, ऐसी बात नहीं है कि रिस्क नहीं लिया है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हो, खुला आंख मीच करके, बस जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात ही कर लो, और वो रिस्की है। अब चाइना जिस दिन आंख दिखाएगा तब पता पड़ेगा कि हाँ जी कितनी बड़ी गलती हुई थी, है कि नहीं। तो सेम चीज़ क्या है कि तालिबान को प्रमोट करने में पाकिस्तानी आर्मी ने अभी एक रिस्क एकॉर्ड ले लिया है, और रिस्क का अगर रिकॉर्ड देखा जाए ना पाकिस्तानी आर्मी का, तो वो बहुत ही पुअर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में देखो वाइड स्प्रेड परसेप्शन जो कोई भी चल रहा है, जो भी माहौल बना हुआ है, तो इंडिया ने देखो कभी भी कंपटीशन में अपने को उतारा ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ में compete करते हैं अफगानिस्तान वाले मुद्दे पर एक बार आप ध्यान से देखें ज्योग्राफी, तो पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर होती है किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, जिसको हम डूरंड लाइन बोलते हैं। जबकि इंडिया की बात करें ना, तो अराउंड 79 किलोमीटर्स की बॉर्डर है, जो कि जम्मू कश्मीर का गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में थोड़ी सी ऊपर की एक स्ट्रेच कनेक्ट होती है। तो ज्योग्राफिकली तो देखो हम सीधा कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान भी अभी पाकिस्तान ने टेक ओवर कर रखा है। तो अगर डायरेक्टली देखा जाए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली तो डायरेक्टली हमारा अफगानिस्तान से कोई वो है नहीं कनेक्ट। जबकि आपको पता ही है कि उधर क्या सीन है, डूरंड लाइन है बहुत लंबी, पूरी बॉर्डर क्रिएट होती है। तो यहाँ पर दो पॉलिसीज आ रही है 19th सेंचुरी की, जो ब्रिटिश राज के टाइम पे यूज हुआ करती थी। डिफरेंट जो वाइस रॉयस थे या फिर जो आप कह सकते हो गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे, एक तो पॉलिसी थी फॉरवर्ड पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी थी मास्टरली इनएक्टिविटी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फॉरवर्ड पॉलिसी तो किसकी थी और मास्टरली इनएक्टिविटी किसकी थी, ये आप जरूर बताओगे, क्योंकि आर्टिकल में आ गया है ना, तो बड़ी काम की चीज़ है। और बहुत शानदार तरीके से रिलेट किया है यहाँ पर सी राजामोहन जी ने कि पाकिस्तानी आर्मी तो क्या कर रही है, फॉरवर्ड पॉलिसी, कि कैसे भी करके हम वहां पर एंगेज करें और वहां पर उस तरीके की सरकार बनाए जो हमारे लिए फेमिलियर हो अफगानिस्तान में। और इंडिया क्या कर रहा है मास्टरली इनएक्टिविटी, दूर बैठ के चुपचाप देखो हो क्या रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसिव स्ट्रेटेजी पे चले गए जी, जरूरत पड़ेगी ना तो हम सेकंडों में आगे आ जाएंगे हमारा रोल प्ले करने के लिए। तो पॉइंट क्या है कि मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब पैसिव स्ट्रेटेजी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आप अफगानिस्तान के ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करना चाहते हो, नंबर एक चीज। तो मास्टरली इनएक्टिविटी का मतलब ये है। दूसरा कि आप कैसे भी करके जो आपके रिसोर्सेज, आप देखो इंडिया के पास में भी, अब हम भी डेवलपिंग कंट्री है, हम भी तो हमारे रिसोर्सेज को बचाना चाहेंगे ना, तो हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व करके रखें, और जब जरूरत पड़े ना, अप्रोप्रिएट टाइम और लोकेशन आए, तब जाकर के हम उनको डिप्लॉय करें। तो इंडिया का तो ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक तरीके से प्रूडेंट होना, कि बहुत सोच समझ करके आगे चलना। तो इंडिया ने तो इस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या अडॉप्ट कर रखा है, फॉरवर्ड पॉलिसी, कि ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम अफगानिस्तान में इंस्टॉल करना जो कि पाकिस्तान के लिए फ्रेंडली हो। अब इसमें पाकिस्तान को देख लो कितना लॉस उठाना पड़ता है, जबकि दिल्ली की स्ट्रेटेजी क्या है, हमेशा से एक रही है कि काबुल की ऑटोनॉमी हो, काबुल के लोग है ना वही सरकार बनाए, वहां पर नेशनलिज्म, सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी को प्रमोट करने में इंडिया ने कोई कोताही नहीं बरती है, बिल्कुल सपोर्ट किया है। और इसी वजह से अफगानिस्तान के लोगों के मनों में है ना इंडिया की एक्सेप्टेंस हमेशा से रही है। जबकि रावलपिंडी ने क्या किया है, कोशिश कि वहां पर ऐसी सरकार रहे जिसके चलते पाकिस्तान की हेजेमनी बनी रहे अफगानिस्तान में। तो इस वजह से पाकिस्तान को वेलकम नहीं करते हैं वहां के लोग। तो ऐसी सिचुएशन में दिल्ली को वेट एंड वॉच के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रही सही में 1990 का टाइम था, तब पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट अच्छे से किया,
और उस टाइम पर तालिबान को कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था, क्योंकि तालिबान को बनाने वाले कौन थे? मुजाहिदीन। और मुजाहिदीनों को तैयार क्यों किया था? यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर के यूएसएसआर के ट्रूप्स को भगाने के लिए तैयार किया था, और वो भगाने के लिए काम किया। तो ऐसे में क्या तालिबान को कोई डाउट की नज़र से नहीं देखता था। और रही सही में उस टाइम पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जो टेस्ट थी ना, वो पहुंची नहीं थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया था कि हाँ जी टेररिज्म भी कुछ होता है। पर अब क्या है, सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। अफगानिस्तान के इंटरनल इश्यूज को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ी टेंशन है कि भाई ये क्या करने वाले हैं। तभी तो हमने देखा ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने की बात की है, और अफीम की प्रोडक्शन है उसको रोकने की बात की है, टेररिज्म को प्रमोट करने से रोकने की बात की है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें वेट एंड वॉच के लिए हमें सिग्नल दे रही है। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारी पॉलिसी है मास्टरली इनएक्टिविटी, उसको हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इन पोस्ट पैंडेमिक क्लासरूम्स। इस आर्टिकल को देखो, लिखा है उमा महादेवन दास गुप्ता, ये आईएएस ऑफिसर हैं। इनके ये व्यूज़ हैं, ओपिनियन है, अपने खुद के हैं, पर्सनल है। तो देखो, स्कूल अब फिर से खुलना शुरू हो रही है, तो ये एक बिगिनिंग है न्यू एरा की। अब न्यू बिगिनिंग होती है ना, उस टाइम पर आप जितनी अच्छी पॉलिसी बना देते हो ना, उतना बड़ा आसान रहता है। नहीं तो क्या होता है कि एक बार अगर फंक्शन में प्रॉपर आनी कोई चीज़ आ जाती है और उसमें फिर आप रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करते हो, तो जिन लोगों ने उनको उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया ना, वो फिर ऑब्जेक्ट करना शुरू कर देंगे कि भाई रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो, रिजिडिटी आ जाती है। तो बोले टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में हमें कुछ रीथिंक करने की ज़रूरत है, कुछ हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, और ये अपॉर्चुनिटी है स्कूल खुले उससे पहले पहले। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शांति निकेतन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, शांति निकेतन, जैसे कि शांति अबॉर्ड ऑफ पीस, वहाँ पर क्या सिस्टम था एजुकेशन का, वो आपने एनसीईआरटी की बुक्स में देख लिया होगा कि जैसे एक खुला स्कूल पूरा का पूरा, उसमें लर्निंग जिसको जैसी करनी है उस तरीके से सीखे, और अपनी स्पीड से कोई लर्न करना है। कोई चाहता है कि मैं 15 दिन के अंदर एम लक्ष्मीकांत पूरी करूं, तो वो उसके ऊपर है। कोई चाहता है कि मुझे 1 महीने के अंदर करनी है, तो उसके ऊपर है। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़ील रखता है, ठीक है ना। और उसी चीज़ को यहाँ पर अलाउ किया गया था शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो देखो, टाइम भी बदल चुका है, और हमारे पास में एक मौका है कि एक गोल्डन केज पिंजरे में डाल के बच्चों को पढ़ाएं, टेक्स्ट बुक्स को रटाएं, और हम वहाँ पर फिर उनको स्टिक से डरा डरा करके रट्टू तोता बना दें। उसकी बजाय अब रोट लर्निंग से हमें लर्निंग प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है शांति निकेतन के एक स्टूडेंट जिनका नाम है अमर्त्य सेन, जो नॉर्मल स्कूल्स टाइम में अपनी स्कूलिंग जबकि इन्होंने रेगुलर स्कूलिंग की थी ना, तब ये बताते हैं कि बोले इसी आर्टिकल में कि 33rd रैंक रही थी 37 स्टूडेंट्स में से। फिर इनको शांति निकेतन जाने का मौका मिलता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, और शांति निकेतन पहुंचने के बाद में जब इन्होंने अपनी खुद की लर्निंग प्रोसेस अपने हिसाब से बिल्कुल करना शुरू किया, तो आज देखो कि हम कहाँ पर अमर्त्य सेन को स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनको हम जानते हैं, और उन्होंने किस तरीके से इंडिया की पूरी काया पलट कर दी है कि नहीं। तो ये सिचुएशन जो है ना, आप समझो कि एजुकेशन को आप इंटरेक्टिव बनाओ। डेली लाइफ के साथ में अगर इंटरेक्शन नहीं आता है ना, तो आप कैसे इन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। देखो, ह्यूमैनिटीज़ को नॉर्मली आप देखा करो, शायद आप बहुत जने होंगे जो पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड से होंगे या कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, और बहुत कम बच्चे होंगे आप में से, हो सकता है मेरा डेटा गलत हो, पर मैं आइडिया देता हूँ आपको कि हम लोग इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लाइन में लग जाते हैं कि हाँ जी वहाँ पर जॉब सिक्योर हो जाएगी। लाइन में जब हम लग जाते हैं, फिर उसके बाद में हमें फील होता है कि यार इंजीनियरिंग कर तो ली, पर हमारी एजुकेशन ही कोई इंटरेक्टिव ही नहीं है। हमें फील ही नहीं होता कि हम एक्सपेरिमेंट जो भी कर रहे हैं वो हमने रीडिंग ले ली सीआरओ के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, फिर आपको पता पड़ता है कि यार इन चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है। और वहाँ पर कोई टीचर आपको कोई एक्सप्लेन ही ना करे प्रॉपर कि भाई लाइफ में इसका ये यूज़ है, तो तब तक आपको वो फील ही नहीं आता है कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। सेम चीज़ आप जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और आपने खुद ने सोच समझ करके ये डिसाइड किया है कि हाँ जी मैं अब यूपीएससी के लिए या कोई और एग्ज़ाम के लिए जाऊंगा जो कि प्रेस्टीजियस एग्जाम्स होती हैं, और वहाँ पर सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से पूरा क्लियर हो, जिससे कि आप आने वाले टाइम पर जैसे ही एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपॉइंट हो जाओ, तो उसके बाद में रियल लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व कर सको।
इसीलिए तो आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती है, मेन फोकस इसीलिए, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको किससे इंटरेक्ट करना है, आपके आसपास के एनवायरमेंट से, आपके आसपास के लोगों से, चाहे आप डीएम बनो, चाहे कुछ भी पोस्ट पे आप लगो, है कि नहीं। तो ऐसे में ह्यूमैनिटीज को जब इस एंगल से आप पढ़ना शुरू करते हो, तब आपको समझ में आता है कि कितनी लिंकिंग बन रही है। आप अपनी लर्निंग को है वो कनेक्ट करना शुरू कर देते हो आपकी अपने एनवायरनमेंट के साथ में, अपनी सराउंडिंग के साथ में। और यही चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में चलती थी। टैगोर जी ने गीतांजलि में, अपनी जो बुक थी ना गीतांजलि, उसमें सीधा सा लिखा था कि आप देखो कि आप नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के बेसिस पे वर्ल्ड कम्युनिटी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड मत करो। मतलब कि आप अपनी कल्चर का नाम लेकर के ये कह दो कि हम किसी और कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किलें पैदा कर देंगी। नहीं तो क्या होगा कि आप कभी प्रोग्रेसिव हो ही नहीं पाओगे, है ना। लास्ट में यहाँ पर एक कोट भी बताया जा रहा है, वो मैं सीधा वहीं पे पहुँच रहा हूँ, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा कि मैं मेरी घर की दीवारों को, या फिर जो मेरी दीवारें हैं ना, उनको बिल्कुल यूं नहीं करना चाहता कि मेरा घर बिल्कुल चौक हो जाए। मेरे घर की खिड़कियों को मैं हमेशा खुला रखना चाहता हूँ, विंडोज़ को हमेशा खुला रखना चाहता हूँ, जिससे कि सारी कल्चर्स है ना मेरे घर में आ सके और आसरा ले सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कल्चर है ना वो ही वहाँ से ख़त्म हो जाए। दैट मीन्स आप अपनी कल्चर को अपडेट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं। और आपकी कल्चर है ए, और उस कल्चर में अगर इन बची हुई दूसरी कल्चर्स की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपने अडॉप्ट की, तो आपकी कल्चर ही तो एम्पावर होगी और ज़्यादा एनहेंस होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीनों को अडॉप्ट करने के चक्कर में आपने अपनी कल्चर ही खो दी, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बताई जा रही है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा गीतांजलि में कि भाई आप वॉल ऐसे क्रिएट मत करो डोमेस्टिक नैरो आइडेंटिटी के बेसिस पे, जिसकी वजह से आप वर्ल्ड को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, इसी चीज़ को अपनी एजुकेशन सिस्टम में भी अप्लाई कर दिया कि क्लासेस कहाँ लगती थी, कोई डेजिग्नेटेड ट्रीज हुआ करते थे पेड़ पौधों के नीचे, बिल्कुल खुली, मैंने भी ली हुई है, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, शायद आप में से भी किसी का एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल खुले के अंदर एकदम, और अपने हम खुद की मैट ले जाया करते थे, बैठते थे, एग्जैक्टली ये का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड हुआ करता था खुले के अंदर, फिर जो फैकल्टी थी वो इंटरेक्ट किया करती थी, अच्छे से बताती थी सारी चीज़ें। और वहाँ पर मतलब आप देखो कि एक छोटी सी कहावत एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जब क्लीनिंग हम करके नहीं बैठते थे हमारे आसपास के अंदर, स्कूल के अंदर, अभी पता नहीं, अभी तो आप शायद प्राइवेट स्कूल से पास आउट हो में भी, बाकी सबसे पहला काम क्या होता था हमारा कि स्कूल में जाते ही सबसे पहले कचरा उठवाते थे। सबसे स्टूडेंट्स को लगभग 15-20 मिनट का टाइम मिलता था और उसमें कहते थे भाई कचरा उठाओ, कल का जो कचरा करके गए थे। सबसे पहला काम तो कचरा उठाना था, फिर उसके बाद में कचरा उठा करके हाथ धो करके फिर बाद में प्रेयर हुआ करती थी, फिर उसके बाद में क्लासेस होती थी। तो इससे क्या हो गया कि हमने हमारी सेल्फ ड्यूटीज़ भी फिक्स कर रखी थी, हमारे टीचर्स ने, हमारी जो भी फैकल्टीज़ थी, और फिर वहाँ पर हमारी प्रार्थना हुआ करती थी, प्रेयर होने के बाद में फिर हमें क्लास में बैठने को मौका मिलता था। तो सेम, और वो क्लीनिंग क्यों करवाते थे, जिससे कि फिर बाद में जब भी ज़रूरत पड़े, तो जैसे कि ठंड हुआ करती है ना, अब राजस्थान में मैं रहता हूँ तो हमारे गाँव की तरफ ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, ठंड भी पड़ती है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा क्लासरूम में को भी क्लीन करवा लिया करते थे। और जब गर्मियाँ होती है तो गर्मी भी आपको पता है ज़बरदस्त, तो फिर उस टाइम पे उठा करके पेड़ के नीचे हमें बिठा दिया करते थे कि भाई पेड़ के नीचे आ जाओ, और बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। तो एनवायरनमेंट के साथ में लिंकिंग हो गई, और इसके चलते हर साल हमसे प्लांटेशन भी करवाते थे। तो ये जो लिंकिंग है ना, बोले ये होनी बहुत ज़रूरी है, और ये शांति निकेतन के आइडिया से हमें मिलता है, जहाँ पर आप लर्निंग करते हो आर्ट, म्यूज़िक, क्यूरियोसिटी और एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, जहाँ पर नेचर के साथ में आपकी लिंकिंग होती है। बोले यही चीज़ आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हमें री इमेजिन करने की ज़रूरत है स्कूल सिस्टम को। देखो बहुत सारी स्कूल्स तो ऐसी हैं बिल्कुल पैक हो चुकी हैं, तो उन पैक स्कूल्स को आप थोड़ा सा ओपन अप करो। अवेलेबल है फैसिलिटी तो खुले के अंदर आप एजुकेशन दिलाओ। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी भाई कोई प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में ऑपरेट होगा तो देखो लैब में ले जाना ही पड़ेगा, बाकी खुले में कराओ ना आप कंडक्ट। देखो 1943 में बंगाल फैमिन ज़बरदस्त, आप भी देखते हो, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मिलियंस ऑफ लाइव्स का हमने लॉस किया था, कितनी परेशानी हुई थी। और वो जो फैमिन आया था ना, उसी से अमर्त्य सेन ने लर्निंग की, और उसी के बेसिस पे उन्होंने आइडिया दिया कि जब एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होती है ना,
कि जहां पर लोगों के बारे में अच्छे से सोच समझ करके और फिर बाद में पॉलिसी बनाई जाती है और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कभी भी फैमीन नहीं आते हैं। क्योंकि उस टाइम पे 1943 का बंगाल फैमीन था, वो था एंथ्रोपोजेनिक। वजह क्या थी इसके पीछे? कोई वहां पर फूड की शॉर्टेज नहीं थी, प्रॉब्लम थी 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और जो ब्रिटिश आर्मीज थी उनके पेट भरने के लिए जितना भी चावल था उनको डाइवर्ट कर दिया था और भूखे मर गए थे पीछे से इंडियंस। ऐसे में लगभग 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ओके, तो ये फूड क्राइसिस था ना, बोले केवल और केवल फंक्शनल था। साथ में इनइक्वालिटीज के बारे में पता पड़ता है जब आप सोसाइटी से अपनी ओपन अप नेचर, अपने आप आसपास के सराउंडिंग के बारे में जानना शुरू करते हो और वो इनइक्वालिटीज को भी आप करेक्ट करना शुरू कर देते हो। जहां पर प्रिविलेज चिल्ड्रन को ज़्यादा स्कोप मिलता था लर्निंग का, वहां पर बोले एकदम इक्वल माहौल हुआ करता था कि कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आकर के पढ़ सकते थे वहां पर शांति निकेतन में। यहां तक कि जो ट्राइबल लोग थे उनके जो बच्चे हुआ करते थे उनके लिए रात की क्लासेस चलती थी, नाइट क्लासेस कंडक्ट करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि दिन में वो अपने माता पिता के साथ में मिलकर के फिर हेल्प करते थे उनकी, और फिर बाद में शाम को फिर उनके लिए क्लासेस होती थी, तो वो अपनी फैमिली की भी हेल्प कर गए और पढ़ाई भी हो गई। तो ये थी एक इंटरेक्टिवली और एक वाकई में क्यूरियोसिटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो टीचिंग एंड लर्निंग के मॉडल को चेंज करने के लिए यहाँ पर ये शानदार चीज़ बताई है कि क्यों ना हम एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को रिवाइवल दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी हैं तो करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं? बस ये है स्पेस प्रोवाइड किया जाए लर्निंग के लिए। और इस पेंडेमिक ने देखो एक अपॉर्चुनिटी दी है। देखो, एवरी क्राइसिस बिकम्स अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर अलर्ट। सिंपल सी बात है, अलर्ट हो तो हर क्राइसिस आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ें बता रही हैं, राइट? स्कूल को रीओपन करो, पर वो ओपन इस तरीके से करो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही रीओपन हो जाए, तब आएगा मज़ा। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है डेमोक्रेसी इज मिसिंग मिडल। इस आर्टिकल को लिखा है अरुण मेहरा ने। देखो, हम जब भी कहते हैं ना कोई भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो उसमें एक वोटिंग की राइट बड़ी अच्छी बात की जाती है कि वोटिंग का राइट सबको दिया हुआ है इंडिया में, और उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब उसमें आपने वोट दे दिया और अगले वोट होंगे 5 साल बाद में। अब भैया बीच का 5 साल में क्या करोगे? अब ये सरकारें बन जाती है, मनमाने तरीके से काम करना शुरू कर देती है, ना इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना इनके लिए कोई प्रपोजल है, और साथ में सिटीजन्स की कोई सुध ही नहीं लेते, है ना? तो ये चीज़ क्या कर देती है, ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो तरीका होता है ना, ये फिर एक डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन जाता है, डिसएंचेंटमेंट का कारण बन जाता है। और ये चीज़ कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये यूएस और यूरोप में भी है, और साथ में हम भी प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो ये 5 साल का जो मिडिल टाइम है ना, इसके लिए हमें ऑप्शंस निकालने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए जिसके चलते सरकार को, मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके ओपिनियन के ऊपर बेस्ड लॉज या फिर जो भी कानून बनाने हैं वो बनाए और उनका एनेक्टमेंट किया जाए। ठीक है, अब देखो हम असेंबलीज को इलेक्ट करते हैं, अब वो डिवाइड हो जाती है पार्टी लाइन पे, इलेक्शन होने के बाद में फिर वो काम करना शुरू कर देती हैं। पर सवाल ये है कि माहौल कैसा बन जाता है जब पार्टी लाइन पे डिवीज़न होना शुरू हो जाता है, इनइक्वालिटी जानी शुरू हो जाती है, साथ में सब अपने अपने पॉकेट फुल करने में लगे जाते हैं, और साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो, और सिटीजन्स की जो प्रिवेसी है उसको इन्वेड करना शुरू कर देते हैं। अब ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जो अथॉरिटेरियन रिजीम है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हमें करेक्ट करना है, और यही एग्जाम्पल क्या है आप मॉनसून सेशन में देख चुके हो कि इंडियन पार्लियामेंट में क्या हुआ, कुछ भी क्या, इसीलिए हमने इलेक्ट करके भेजा था क्या उन एमपीज़ को कि जो वहाँ पर जाकर के फाइलें फेंके और क्या टेबल, राज्यसभा की जो टेबल्स है वहाँ पर खड़े हो जाएं, नारे दें, ना कोई फंक्शनिंग हो। और दूसरी तरफ सरकार, उसके एमपीज़ क्या कर रहे हैं कि लगातार बिल पे बिल पारित किए जा रहे हैं, ना कोई डिस्कशन है, ना कोई डिबेट है, कोई ओपिनियन नहीं है कि जनता के लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं है। भाई जी, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? वो सब सुप्रीम पंचायत है हमारे देश की, वहाँ पर अगर ढंग से डिस्कशन ही नहीं होंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा कानून है वो सिटीजन्स की वेलफेयर का काम करेगा और कौन सा नुकसान वाला है कि नहीं? तो यहाँ पर मिडिल जो ऑप्शन है ना वो मिसिंग है, उसको करेक्ट करने की बात की जा रही है। हम बहुत बोलते हैं ना डेमोक्रेसी के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब फॉर द पीपल का मतलब हो गया कि वो कानून बनाए और वेलफेयर इंश्योर कर रहे वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, तो उन चीज़ों पर हमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। केवल राइट टू वोट या फिर फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू स्टैंड इन इलेक्शन, या फिर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए,
क्या यही डेमोक्रेसी के फंडामेंटल्स है? इसी से क्या हम डेमोक्रेसी को अचीव कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हो, राइट, कि सरकार को हमने इलेक्ट किया और इन मुद्दों पे इलेक्ट किया, यार ये काम सरकार करेगी, राइट। अब वो काम होता है कि नहीं होता, उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपके पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये तो चलो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दिया आपने सरकार की, और सरकार की परफॉर्मेंस को आपने इवेल्युएट कर दिया। पर सवाल ये है कि सरकार ने जो किया वो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई, पर आप क्या चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन सरकार तक जा रही है या नहीं बीच के 5 सालों में? तो उसके लिए हमें मिडिल ऑप्शन को निकालना ज़रूरी है। इसके लिए देखो, एक तो क्या है कि सरकार सिटीजन्स को सुने, और अगर सिटीजन्स को नहीं सुने ना, तो हमारे पास में राइट टू प्रोटेस्ट अवेलेबल है, पर हाँ पीसफुली, ऐसे नहीं कि मारधाड़ करो या फिर आप ही के टैक्स से दी हुई जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने बनाई उसी को तोड़ दो। अजी नरेंद्र मोदी सरकार अगर चल रही है और आज जितना भी एसेट कहीं पे बना हुआ है और उसको कोई भी प्रोटेस्ट करने वाले अगर तोड़ फोड़ करते हैं, तो तोड़ फोड़ किसकी कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है कि नहीं। हमारा खुद का ही तो पैसा है। वो लोग कौन सा अपना पॉकेट, नरेंद्र मोदी या उसकी सरकार में जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपने पॉकेट से निकाल के थोड़ा ना पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे। वो पैसा टैक्स कलेक्टेड है, हमने ही दिया है, और एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी टैक्स देते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। साथ में गवर्नमेंट देखो कोशिश तो करेगी, कि कोशिश करती रहती है हमेशा कि सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको समेटा जाए, मिनिमाइज किया जाए। पर हम अगर सही मतलब एक तरीके से अलर्ट रहेंगे और अवेयर रहेंगे, तो प्रॉपर लेवल पे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को स्क्रूटनाइज करके फिर उसके बाद में हम काम करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो क्या होता है, अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, आप देखो खुद, पीसफुली जब तक चल रहा था, प्रोटेस्ट का प्रेशर क्रिएट हो रहा था, पर दूसरी तरफ जैसे ही 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो वायलेंट आउटब्रेक हुआ, क्या किया सरकार ने, एकदम से पुलिस फोर्स भेज दी, सप्रेस कर दिया सारा का सारा। रिजल्ट क्या हुआ कि वहां पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसको भी धूमिल कर दिया। तो ये चीज आ जाती है कि प्रोटेस्ट करने का राइट अगर आपके पास में है ना, तो वहां पर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी का नाम ले लिया जाएगा और आपके प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया जाएगा, जो कि डेमोक्रेसीज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ हो जाती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखो, वैसे तो बहुत हद तक सिटीजन्स को एम्पावर करने में सक्सेसफुल रहा है, पर फिर भी आप देखो कि लोगों से लोगों तक का जो लिंक है वो, और लोगों से गवर्नमेंट का जो लिंक है वो बहुत कम है। तो ऐसे में हम जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो बहुत कम हो पा रहा है। इसके लिए देखो सोशल मीडिया, इंटरनेट ने थोड़ा सा ओपन किया है स्पेस को, जहां पर हम अपने ओपिनियन डाल देते हैं, है ना। पर दूसरी तरफ देखा जाए, इसी टाइम पे जो इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं असेंबलीज में, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एमपीज जो जाते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको या तो विप्ड कर दिया था। विप्ड का मतलब आप जानते हो कि विप डिक्लेयर कर दी जाती है पार्टी लाइन पे कि आपको इस पर्टिकुलर कानून पे, ये कानून आने वाला है और हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, और हमारी पार्टी के जितने भी एमपीज हैं वो यही बात कहेंगे, और उसके अलावा कोई भी बात अलग से किसी ने कह दी तो उसको हम एक तरीके से डिफेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स उसकी मेंबरशिप खत्म कर देंगे हमारी पार्टी से। और जिस पॉलिटिकल पार्टी की सीट पर इलेक्ट होकर के कोई एमपी आ रहा है और उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको निकाल ही दिया अपनी पार्टी से, तो उसकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाती है हमारे यहाँ पर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ और ये जो विप वाला जो प्रोविजन है, इसके चलते क्या हो जाता है, पार्टीशन लाइन के ऊपर काम करने पे मजबूर हो जाते हैं जो एमपीज एमएलएज हैं। तो वहां पर वो पार्टी के लिए वहां पर खड़े होते हैं, ना कि फिर जनता के लिए। तो जी आपने क्या बात रखी, फिर वहां पर जनता की बात रखी, जिस जनता ने जिस जनता ने आपको इलेक्ट किया है। तो प्रॉब्लम क्या है, मिसिंग मिडिल की। क्या आपने पब्लिक ओपिनियन को बिल्कुल मिस कर रखा है। डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन अगर निकालना है ना, देखो सरकार किसने बनाई, हमने बनाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और सरकार अगर हमने बनाई है तो सरकार हमारे लिए और हमारे हिसाब से काम करे तो ज्यादा ठीक रहेगी। तो इसके लिए यहां पर कैलिप्सो निकोलाइडिस, ठीक है, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, वो ये कि पीरियोडिक रेफरेंडम का प्रोविजन होना चाहिए। या तो पीरियोडिक इलेक्शन हो या फिर रेफरेंडम का प्रोविजन हो, जहां पर आप लोगों के ओपिनियन बीच बीच में लेते रहिए। ये बात देखो, आप देख सकते हो कि लगभग 200 साल पहले ये स्टेटमेंट अपनी तरफ से दे दिए गए थे। ठीक है, ये मतलब 200 साल पहले जब से ये डेमोक्रेसी का सिस्टम शुरू हुआ है ना, तब से लेकर अब तक
केवल फ्रेंचाइज आपने दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी चीज़ें लोगों के हाथों में पहुंच गई हैं। आपको लोगों को राइट्स देने की ज़रूरत है। राइट टू वोट, पीरियोडिक इलेक्शन, ये तो हो ही रहे हैं, पर इसके साथ में आप पॉलिटिकल प्रोसेस में लोगों का इंक्लूजन नहीं होगा ना, तो फिर आप कैसे डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं उनको अपहेल्ड कर रहे हो। तो उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी मूवमेंट, सिटीजन्स फॉर यूरोप, इनके द्वारा एक मूवमेंट शुरू किया कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट हो रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन में आपको पता है 27-28 कंट्रीज़ हैं टोटल, वो मिलकर के अपनी खुद के हिसाब से अपना खुद का एक यूनियन बना रखा है कंबाइंडली। ठीक है, ब्रेग्जिट तो हो चुका है, ब्रिटेन तो निकल गया बाहर, यूके तो बाहर निकल गया, पर बाकी तो अभी भी चल रहे हैं ना। तो वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर के और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को लेकर के आपको पता है कितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड सोसाइटीज़ हैं वेस्टर्न, और उनको पता है कि हमारे राइट क्या है, हमारा भला किस में है, और हमारे बच्चे हैं वो कैसे एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे आने वाले टाइम में। इसके लिए उनका इंक्लूसिव और इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है, और वो हो भी रहे हैं। और इस ऐसे में आप देखो कि G20 की समिट हो रही हो, G7 की समिट हो रही हो, हर समिट से पहले लोग रोड पे उतरते हैं और सीधे कहते हैं कि भाई आप छोड़ो ये फालतू की ट्रेड डील की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करो आप। तो आपको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अगर आपने प्रमोट कर दी ना, तो ये जो करंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे आप लेजिस्लेचर की बात करो, चाहे जुडिशरी की बात करो, चाहे एग्जीक्यूटिव्स की बात करो, इन तीनों की रेलेवेंस बनी रहेगी। नहीं तो लोग क्या है, एजुकेशन के बेसिस पे फिर नया सिस्टम निकालेंगे। भाई सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी क्यों आई थी? क्योंकि प्रीवियस जितने भी तरीके थे ना रूल सिस्टम के, सरकार के, उन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की, इसीलिए तो डेमोक्रेसी आई, क्योंकि ये इनोवेशन हुआ। अब इनोवेशन आएगा तो कुछ नया आएगा, तो क्यों ना आप पहले ही सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दो, जहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, डिबेट हो। इससे चलते क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन की रेलेवेंस भी बनी रहेगी और लोगों का ट्रस्ट भी बना रहेगा, और सिस्टम क्या है उसमें डिसरप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी एक प्रोविज़न हमारे पास में अवेलेबल है कि स्टेटमेंट लिए जाए सारे मुद्दे पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वी यूरोपियंस, वी मूव, ऐसे करके एक मूवमेंट चल रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर। तो वही चीज़ हम कर सकते हैं, पर इसका नुकसान क्या होता है वो देखो कि एक तो डिजिटल डिवाइड जो ऑलरेडी है इंडिया में, तो हम पहले ही जानते हैं ना कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट पेनिट्रेशन का देखा जाए तो गांव, अर्बन रूरल डिवीज़न देखो, रिच पुअर डिवीज़न देखो, तो ऐसे में डिजिटल डिवाइड की वजह से देखो कुछ ना कुछ मुश्किलें पैदा हो जाती है। दूसरा, फिर जब आप इस तरीके से मूवमेंट लेकर के आते हो तो वहाँ पर आइडियोलॉजिकल क्लीवेज, दैट मीन्स कि कोई कहता है कि भाई सोशलिस्टिक पैटर्न पे चलो, कोई कहता है कि भाई डेमोक्रेटिक पैटर्न पे चलो, कोई क्या, तो वो आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपर्ट्स की बजाय, क्योंकि आइडियोलॉजी कौन लगाएगा जी, एक्सपर्ट ही तो लगाएंगे, आप एक्सपर्ट्स की बजाय सिटीजन्स को बोलो कि आप बैठो, डिस्कस करो और आपको क्या चाहिए वो आउटकम हमें प्रोवाइड करो। क्योंकि होता क्या है, देखो आप देखो एक फेडरलिस्ट पेपर नंबर 55 जेम्स मेडिसन ने लिखा था क्या, कि एथेंस मतलब आप जानते हो ग्रीस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ग्रीक सोसाइटी जो थी वहाँ पर सब हम मानते हैं कि सबसे पहली बार थोड़ा बहुत यूँ आइडिया लगा था कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता था एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या एथेंस के एक एक इंडिविजुअल को हम सॉक्रेट्स मान लें, जो बहुत ही ज्ञानी आदमी है? भाई वो नॉर्मल कॉमन मैन है। आप जब भी देखोगे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी तो सॉक्रेट्स की तरह सोचने वाले आदमी तो 1 या 2 या 5 मिल जाएंगे, बचे हुए लोग तो मॉब ही है, भीड़ ही है वो। अब भीड़ को समझ में नहीं आता है क्या आइडियोलॉजी है क्या है, भीड़ को इतना समझ में आता है कि हमारी वेलफेयर के लिए काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में सिटीजन्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के मिक्स में, और उनके ओपिनियंस को सुना जाए और उसके बेसिस पे काम हो। तो इसके लिए क्या हो, सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में एक सिटीजन्स की असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे, जहां पर हर एक सिटीजन को बोलने का मौका मिले और एक एक जने की बात सुनी जाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, डिसीजन राइट्स उनके पास में अवेलेबल हो पाएंगे। तो ये जो गैप है ना बीच का, इसको इसी तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा कि सरकार को आप जब इलेक्ट करोगे तब तो आप पावरफुल हो जाते हो, और जब सरकार अपना कानून बनाना शुरू करती है तब आप बिल्कुल वीक हो जाते, आपका मतलब सिटीजन इंक्लूडिंग मी एंड यू, और उसके बाद में जब इलेक्शन दोबारा आते हैं तब तक आपके बारे में कोई सुध नहीं ली जाती है। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे देखो इंडिया में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी एजुकेशन थोड़ी कम है और इम्प्रूव होनी ज़रूरी है, और एजुकेटेड लोग भी अभी तक एथिकली कंडक्ट को
या जो कह सकते हैं ना कि हम एक वेल मैनर में बिहेव करने वाली बात, भीड़ के साथ में पागल हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग भी। जैसा वही एग्जांपल रिपीट करूंगा, जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के टाइम पे जो कुछ भी हुआ था, वो ट्रैक्टर से क्या रैलियां निकाल रहे थे, नहीं आराम से आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, पीसफुली प्रोटेस्ट करते तो शायद वो नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर के उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश नहीं की जाती, राइट। तो ऐसे में राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि कॉमन सिटीजन्स को साथ में आने की ज़रूरत है, और ये जो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमिटीज़ हैं, असेंबलीज हैं, वो स्टैब्लिश हो, तब जाकर के गवर्नमेंट को टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा कि गवर्नमेंट से सिटीजन्स को बात मिल रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, और ये जो सिटीजन्स असेंबलीज होगी उसके थ्रू सिटीजन से गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचेगी। और ये बीच के जो 5 साल वो ब्लैंक जाते हैं ना, जो इंटरमिशन पीरियड आता है इलेक्शंस के बीच का, वो ब्लैंक नहीं जाएगा। ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट देखो इंडिपेंडेंटली काम भी कर पाएंगी, तो सिटीजन्स की भी इंटीग्रिटी अपने आप इंश्योर हो पाएगी। और नॉन पार्टीशन मैनर में जब एमपीज काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर उनको जवाब देना पड़ेगा सिटीजन्स को, क्योंकि सिटीजन असेंबली जो होगी ना, फिर उसमें आपको पता ही है कि भाई सवाल फिर अपने लीडर पे सवाल किए जाएंगे कि हमारा एमपी कौन है, ये इसने क्या किया क्या नहीं किया, सब अपने अपने ओपिनियन देंगे। तो डेमोक्रेटिक मैनर में जब बातचीत रखी जाएगी तो उस एमपी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में जोर आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिर डेलिब्रेशन के बेसिस पे कुछ आउटकम निकलेगा ना, तो पार्टी लाइन पे डिवीजन ना हो करके सब लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। और यही चीज़ है कि हम डिसीजन राइट्स है ना, इसको प्रोवाइड करें हमारे सिटीजन्स को, जिससे कि देखो, और इस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं, ठीक है। तो सिटीजन का राइट है कि पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी शुड बी इंश्योर्ड। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मोर स्क्रूटिनी लेस स्पीड। देखो अभी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, कानून बनाने का जो तरीका है ना, वो वाकई में पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से के शिकार हो गया है। मतलब कि सरकार क्या चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है, वो ही फिर बाद में पार्लियामेंट में होने लग गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो भी कानून बने उसकी स्क्रूटिनी अच्छे से हो, उस पर डिस्कशन हो, डिबेट हो, एनालिसिस हो, है ना, और स्पीड ज़्यादा ना हो। ऐसा नहीं कि कोई डिस्कशन तो अच्छे से किया नहीं और आपने कानून पे कानून बना दिए, फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कानून बनाते हैं ना, तो फिर उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है और फिर वो लॉज हैं बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। और फिर आप क्या कहते हो कि कानून बहुत ज़्यादा ड्यूज हो चुके हैं, अब उनको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसकी बजाय आप पहले ही स्क्रूटनी अच्छे से कर लो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप ऑर्डिनेंस का यूज़ करते हो, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस क्यों प्रोविज़न दिया गया था आर्टिकल 1, 2, 3 में कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं? वो इसलिए कि कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई और पार्लियामेंट का सेशन अगर नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे कोई भी कानून बनाना पड़े तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे 6 महीनों के लिए कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कानून बनाने के लिए प्रोविज़न दिया था इमरजेंसी सिचुएशन में, पर सरकारें लगातार इसका मिसयूज़ करती हैं और ऐसे कानून बनाने की कोशिश करती हैं जिससे कि वो अपने हाथ में मैक्सिमम पावर अपने हाथ में ले सकें। तो एक तो आर्टिकल 123 का मिसयूज़ रुकना चाहिए। दूसरा आप देख सकते हो कि जो डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, तो उसको और आप ज़्यादा एलेबोरेटेड मैनर में करवाओ। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो अभी 3 फार्म लॉज आपने लाए, तो उसके ऊपर राज्यसभा में बहुत मांग की जा रही थी कि इनको सेलेक्ट कमेटी के पास में या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास में भेज दो, जिससे कि इस मैटर को टेक्निकली स्क्रूटनाइज किया जा सके। अब टेक्निकली स्क्रूटनाइज किया जाए और फिर बाद में देखा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉज सही रहेंगे कि नहीं। अगर वो होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन तीनों लॉज के ऊपर बैन लगाता, स्टे लगाता? नहीं ना। तो आपने एक तरफ तो इतने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए, इतनी मेहनत की, उसके बाद में कानून बनाए और उन कानूनों को निकलते ही फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देता है। तो ऐसे कानूनों में तो आपने तो जनता के जो मतलब देश के जो रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, उनको आपने मिसयूज किया है। तो ज़रूरत क्या है? मोर स्क्रूटनी हो और लेस स्पीड। जल्दबाजी मत करो आप, ठीक है, तब जाकर के कानून बनेंगे लॉन्ग टर्म में। इसका एग्जाम्पल भी दिया है वहाँ पर राइटर ने कि जैसे जीएसटी लॉ है, बहुत सोच समझ के कानून लाया गया था वो, तो आज देखो कि उसको कम से कम उस लॉ के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि डिस्कशन अच्छा था, सभी पार्टीज का पूरा प्रॉपर पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया था। लास्ट आर्टिकल यहाँ पर बैन इज ए बैड आइडिया। इसमें देखो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन करने की बात की जा रही है। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि देखो पहले से ही ये मूवमेंट है ना बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, पर फिर भी आप इसके ऊपर बैन लगाते हो, तो एक तरीके से वहाँ पर जो नाराज़गी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया की स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट में चल रहा है ना कश्मीर में, उसको हवा और दे दोगे।
तो ये जल्दबाजी का काम हो जाएगा, इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप वहाँ पर जो मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 जैसे अप्लाई एब्रोगेट हुआ ना और उसके बाद में स्टेट को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया, तब से लेकर अब तक वहाँ की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी या जो भी वहाँ के नेटिव्स थे उनकी रेलेवेंस बहुत डाउन हो गई है, क्योंकि उनके जो प्रोमिसेस थे ना अपने लोगों के साथ में, वो सारे प्रोमिस फेल हो गए। ठीक है, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों के ऊपर एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर्स थे और दूसरे कौन है, मॉडरेट्स। तो दोनों का आप बैन करने की बात कर रहे हो यूएपीए के तहत, तो बोलो वो तो एक हवा देने वाली बात हो गई। ठीक है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो मुद्दा है वो, और साथ में कश्मीरी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर जो एमबीबीएस की कोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं उसमें बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ में आया है। उसके ऊपर बातचीत 2018 से लगातार चल रही है, तो उसमें जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो पहले से फंसी पड़ी है। तो ऐसे में इसको रिकॉग्निशन देना भी गलत है। वही बात है, जब टेररिज्म की बात आती है ना, कई बार बात आ जाती है कि आप टेररिस्ट को टीवी पे दिखाते हैं, मीडिया वाले इस तरीके से दिखाते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। तो उनको जो उनका मेन मुद्दा है ना टेररिस्ट का, वो यही तो होता है ना कि लोगों के मनों के अंदर डर बैठा दें, और वो डर बैठाने के लिए तो वो ऐसी 1-2 बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, फिर उसको कवरेज दे देती है मीडिया ढंग से, और मीडिया ढंग से कवरेज दे देगी तो वो मनों में बैठेगा कि नहीं डर, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कश्मीर में, और डर बैठ जाएगा लोगों के केरला में कि भाई हमारे भी हो सकता है। तो ज़्यादा कवरेज भी नहीं होना चाहिए इनका। ठीक है, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होती है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो वो लोग भी अगर वो रेलेवेंस अपने आप अपनी खुद की करतूतों से ही खत्म हो रहा है उनका, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप उनको हाईलाइट करते हो तो उन लोगों की जो कुछ भी रेलेवेंस है और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके दिमाग में देखो नाराजगी और आएगी, और उसका रिजल्ट ये रहेगा कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और बढ़े। क्योंकि ऐसी बात तो है नहीं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अगर डिक्लाइन कर रही है तो उसका मतलब ये हो गया कि उनकी पकड़ ही नहीं है। ठीक है, पकड़ है उनकी, पर आप सोच समझ करके आगे चलो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये बैन लगाना थोड़ा सा गड़बड़ साबित हो सकता है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।